नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। तिरुपति में अत्यधिक भीड़ के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRND की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूर्वती UNCTAD की एक रिपोर्ट द्वारा खाद्य असुरक्षा को कम करने और अकाल को रोकने में व्यापार की भूमिका की जांच की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के 8वें संस्करण की शुरुआत की। सरकार दुनिया भर के शोधकर्ताओं को 10,000 जीनोम डेटाबेस उपलब्ध कराएगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। तिरुपति में अत्यधिक भीड़ के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। भगदड़ का आशय उस स्थिति से है जब भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोग अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो जाते हैं और गंभीर स्थिति जैसे दम घुटने, कुचले जाने आदि में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भगदड़ में मृत्यु का बड़ा कारण अभिघातजन्य श्वासावरोध यानी ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1954 से 2012 के बीच भारत में हुई भगदड़ में से 79% के लिए धार्मिक आयोजन जिम्मेदार थे। हालिया उदाहरणों में 2024 में हाथरस और कालकाजी मंदिर की घटनाएं शामिल हैं। चलिए सबसे पहले भीड़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के दिशा निर्देश जानते हैं। पहला है भीड़ प्रबंधन रणनीति और व्यवस्था। क्षमता नियोजन, बुनियादी ढांचे का विकास, भीड़ के व्यवहार को समझना तथा समूह व्यवहार को प्रतिबंधित या सीमित करके भीड़ को नियंत्रित करना। दूसरा है जोखिम का मूल्यांकन और शमन, संभावित खतरों की पहचान करना और उनका समाधान करना। तीसरा है सूचना प्रबंधन, आगंतुकों और हितधारकों के साथ स्पष्ट संचार सुनिश्चित करना। अगला है सुरक्षा और संरक्षा, भीड़भाड़ वाले एरिया में CCTV से निगरानी करना और वहां पर आपातकालीन निकास की व्यवस्था करना। चिकित्सा सेवाओं को देखें तो सभी सुविधा से लैस एम्बुलेंस सेवाएं एवं प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करना। और आखिरी है यातायात प्रबंधन, दक्ष परिवहन और मार्गों की स्पष्ट तरीके से मार्किंग सुनिश्चित करना। अब भीड़ प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियां भी जानते हैं। सबसे पहले है जापान और सिंगापुर। यहाँ पर भीड़ प्रबंधन के लिए AI संचालित भीड़ निगरानी प्रणाली, रियल टाइम डेटा विश्लेषण, मोबाइल एप्लीकेशन जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूसरी है सऊदी अरब यानी हज तीर्थयात्रा प्रबंधन। सऊदी अरब क्राउड फ्लो मॉडलिंग, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए निर्धारित समय स्लॉट आदि का उपयोग करता है। खबर के अंत में भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारक जानते हैं। पहला कारक है संरचनात्मक मुद्दे। इसमें बैरिकेड्स का गिरना, फिसलन भरी सड़कें, उबड़ खाबड़ भूभाग आदि शामिल हैं। दूसरा है फायर कोड का उल्लंघन। उदाहरण के तौर पर 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड फायर कोड के उल्लंघन के कारण हुआ था। इसके अलावा है प्रबंधन के मुद्दे। इसमें अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कर्मियों की कम तैनाती आदि शामिल हैं। प्रशासन संबंधी मुद्दों को देखें तो इसमें जिला मजिस्ट्रेट, अग्निशमन सेवाएं आदि के बीच समन्वय की कमी शामिल है। इसके अलावा मानव मनोविज्ञान संबंधी कारक भी भगदड़ के लिए जिम्मेदार है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मंत्री ने संधारणीय शहरी परिवेश और बेहतर शहरी नियोजन पर जोर दिया, क्योंकि 2047 तक 50% आबादी की शहरों में रहने की उम्मीद है। चलिए वर्तमान में शहरी नियोजन से संबंधित विद्यमान समस्याएं जान लेते हैं। पुरानी स्थानिक और अस्थायी योजनाएं जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने में विफल है। आधुनिक नियोजन फ्रेमवर्क का अभाव है। मास्टर प्लान्स लोचशील नहीं है और प्रतिबंधात्मक जोनिंग विनियमन है। आवास संबंधी मुद्दे देखें तो उदाहरण के लिए भवन निर्माण विनियम अक्सर शहरी घनत्व को सीमित कर देते हैं। इससे शहरों में झुग्गियों का प्रसार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल शहरी आबादी का 17.3% झुग्गियों में रहता है। वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां लोगों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं, साथ ही जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। शहरों में आपदा प्रतिरोधकता का अभाव देखें तो 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ का मुख्य कारण झीलों और नदी तलों का अतिक्रमण होना इसका उदाहरण है। आइए बेहतर शहरी नियोजन के लिए उठाए जाने वाले कदम भी जान लेते हैं। पहला है जीवन की सुगमता को बढ़ाना।
शहरों के संदर्भ में बेहतर योजनाएं तैयार करने और उनका प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से कर्मचारियों को सशक्त बनाना। दूसरा है डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग। शहरी अभिशासन को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों को आगे बढ़ाना एवं लागू करना। तीसरा है पारंपरिक ज्ञान का समायोजन। ऐतिहासिक भारतीय शहरों की फिर से कल्पना करना और भविष्य के शहरों को आकार देने में प्राचीन शहरी नियोजन के तरीकों एवं तकनीक का उपयोग करना। चौथा है शहरों को निष्पक्षता, समानता, स्थिरता के उदाहरण के रूप में विकसित करना। विशेष रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के लिए समावेशिता हासिल करने हेतु नवाचार और नागरिक केंद्रित प्रशासन का उपयोग करना। अंत में बेहतर शहरी नियोजन के लिए शुरू की गई पहले भी देख लेते हैं। पहली है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कुशल सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और टिकाऊ समाधान प्रदान करके 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत किराए के आवास की सुविधा प्रदान करना, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं आदि। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी BPR&D की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने BPR&D के नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर किए गए काम की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर पुलिस द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को हल करने तथा पुलिस की वैश्विक छवि को सुधारने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया। आपको बता दें, BPR&D की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। चलिए भारत में पुलिस में व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के तहत पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नियंत्रित की जाती है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहयोग की बात करें तो केंद्रीय पुलिस बल राज्य पुलिस को खुफिया जानकारी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे उग्रवाद के मामले में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा पुलिस के कार्यों को देखें तो कानूनों को लागू करना और अपराधों की जांच करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना तथा लोक सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि इसके कार्यों में आता है। और आखिरी में पुलिस की जवाबदेही। राज्य सरकार के पास पुलिस बलों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण होता है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। चलिए राज्य में पुलिस सुधार हेतु की गई पहले भी जान लेते हैं। इसमें पहली है राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण यानी MPF की योजना। इस योजना की अवधि 5 साल 2021 से 26 तक की है। इसमें पुलिस की संरचना और संचालन को बेहतर बनाने के लिए 15 उप योजनाएं शामिल हैं। दूसरी है स्मार्ट पुलिसिंग। यह विचार प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस को स्मार्ट यानी SMART बनाना है। आपको बता दें, स्मार्ट का आशय सख्त और संवेदनशील, आधुनिक व गतिशील, सतर्क एवं जवाबदेह, विश्वसनीय, प्रतिक्रियाशील, तकनीकी रूप से कुशल तथा प्रशिक्षित से है। और आखिरी है महिला प्रतिनिधित्व। गृह मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में पूर्णतः महिला पुलिसकर्मी वाले पुलिस स्टेशन स्थापित करने तथा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 33% करने की सलाह दी है। राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है। चलिए खबर के अंत में राज्य पुलिस बल के सुधार की आवश्यकता क्यों है, ये भी जान लेते हैं। इसका पहला कारण है अवसंरचना की कमी। पर्याप्त हथियारों और वाहनों की कमी पुलिस की संचालन क्षमता को प्रभावित करती है। दूसरा है जांच करने से जुड़ी समस्याएं। इसमें अधिक कार्य बोझ और अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक का उचित उपयोग न होना आदि शामिल है। अगला है लोक धारणा की समस्याएं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड ARC के अनुसार पुलिस को भ्रष्ट और अक्षम माना जाता है। इससे जनता का विश्वास टूटता है। जवाबदेही की समस्याओं को देखें तो इसमें राजनीतिक नेताओं द्वारा पुलिस शक्ति का दुरुपयोग, हिरासत में मौतें और इसके कारण लोगों का घटता विश्वास आदि शामिल है। आखिरी में नए उभरते खतरे, डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे नए खतरों से निपटने के लिए पुलिस को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूर्ववर्ती UNCTAD की एक रिपोर्ट द्वारा खाद्य असुरक्षा को कम करने और अकाल को रोकने में व्यापार की भूमिका की जांच की गई। रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यापार इन चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलिए सबसे पहले व्यापार की भूमिका समझते हैं। दरअसल इसके द्वारा संधारणीय आपूर्ति से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका की 30% अनाज की जरूरतें आयात के जरिए पूरी होती हैं। साथ ही ये कीमतों और बाजारों को स्थिर करने में भी सहायक है।
उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी पहल ने खाद्य एवं उर्वरक निर्यात को सुविधाजनक बनाया था। यह पहल संयुक्त राष्ट्र व तुर्की की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी। बात करें चुनौतियों की तो पहली चुनौती है उच्च लागत। उदाहरण के लिए गैर टैरिफ उपाय जैसे सैनिटरी मानक खाद्य आयात लागत को 20% तक बढ़ा देते हैं। दूसरी है आयात पर अत्यधिक निर्भरता। इससे देशों को वैश्विक मूल्य वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और तीसरी है परिवहन की बढ़ती लागत। इसका विकासशील एवं अल्प विकसित देशों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। खबर में आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र पर वार्ता करनी चाहिए। व्यापार बाधाओं को कम करना चाहिए और खाद्य असुरक्षा को सामना कर रहे देशों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को छोटा करने और वैश्विक व्यवधानों के प्रति उनकी संवेदनताओं को कम करने के लिए बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्क तथा भंडारण सुविधाओं जैसी व्यापार संबंधी अवसंरचना में निवेश करना चाहिए। साथ ही विकासशील देशों में जलवायु स्मार्ट और संधारणीय खेती का समर्थन करना चाहिए। फैक्ट शीट को देखें तो इसके अनुसार 2023 में 280 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक भुखमरी का सामना करना पड़ा था। वहीं लगभग 733 मिलियन लोगों को चिरकालिक भुखमरी यानी क्रोनिक हंगर का सामना करना पड़ा था और तत्काल कार्रवाई के बिना 2030 तक 582 मिलियन लोग चिरकालिक भुखमरी से पीड़ित होंगे। ऐसे में अब वैश्विक भुखमरी के लिए उत्तरदायी कारक भी जान लेते हैं। पहला कारक है सशस्त्र संघर्ष। वर्ष 2022 में 20 देशों में लगभग 5 मिलियन लोग सशस्त्र संघर्ष के कारण प्रभावित हुए थे। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। इसके कारण 1961 से अब तक कृषि उत्पादकता में 21% की कमी आई है। और तीसरा है शहरीकरण। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विभाजन को खत्म कर रहा है। इससे कृषि खाद्य प्रणालियां प्रभावित हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के 8वें संस्करण की शुरुआत की। NPOP के 8वें संस्करण का उद्देश्य किसानों सहित हितधारकों के लिए परिचालन को आसान बनाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। NPOP भारत की जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली को मजबूत करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA इसे लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी है। चलिए NPOP के 8वें संस्करण की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहली है सरल प्रमाणीकरण प्रणाली। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ICS के स्थान पर जैविक उत्पादक समूहों को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरा है बाजार समर्थन। जैविक उत्पादक समूहों के ICS को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसानों से पूरे जैविक उत्पादन या उपज की खरीदारी करें या किसानों को समर्थन देने के लिए बाजार से कनेक्टिविटी स्थापित करें। और तीसरा है भूमिगत जैविक कृषि में तेजी से रूपांतरण। विशिष्ट परिस्थितियों में ट्रांजिशन अवधि को 3 वर्ष तक कम कर दिया गया है। इस दौरान लॉन्च किए गए पोर्टल्स को देखें तो इसमें पहला है NPOP पोर्टल। यह हितधारकों के संचालन को सरल बनाने के लिए है। दूसरा है ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल। ये किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के लिए है। तीसरा है ट्रेसनेट 2.0 बेहतर ट्रेसिबिलिटी के लिए। और चौथा है एपीडा पोर्टल का नवीनीकरण उपयोगकर्ता अनुभव को सुधारने के लिए। अब NPOP की उपलब्धियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक रैंकिंग को देखें तो भारत जैविक उत्पादकों में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है और जैविक कृषि भूमि के मामले में दूसरे स्थान पर है। दूसरा है प्रमाणित क्षेत्र। कुल प्रमाणित क्षेत्र 7.3 मिलियन हेक्टेयर 2023-24 तक पहुंच गया है। इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान है। इसके अलावा है जैविक उत्पाद निर्यात। ये वर्तमान में 4007.91 करोड़ रुपए है। इसके अगले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। सरकार दुनिया भर के शोधकर्ताओं को 10,000 जीनोम डेटाबेस उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एकत्र किए गए डेटाबेस को शोधकर्ताओं के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसे इस प्रकार से उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल को समझें तो यह भारत के जीनोमिक डेटा को संग्रहित करेगा तथा उस तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे शोधकर्ताओं को आनुवंशिक विविधताओं का पता लगाने और सटीक जीनोमिक टूल्स विकसित करने में मदद मिलेगी। अब फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स FEED की बात करें तो इसे बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के तहत लॉन्च किया गया है।
FEED उच्च गुणवत्ता वाले और राष्ट्र विशिष्ट जीनोमिक डेटा का नैतिक, पारदर्शी व जिम्मेदारीपूर्ण साझाकरण सुनिश्चित करता है। बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश भारत में जैविक और जीनोमिक डेटा के जिम्मेदारीपूर्ण, नैतिक एवं पारदर्शी साझाकरण के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। चलिए इस पहल का महत्व और भविष्य का दृष्टिकोण समझ लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव। ये भारत की जनसांख्यिकी के अनुरूप इलाज को सक्षम बनाकर कम लागत वाले निदान और सटीक आनुवंशिक अध्ययन सुनिश्चित करने में मदद करेगी। दूसरा है जैव अर्थव्यवस्था का विकास। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 की $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन हो गई थी। 2030 तक इसे $300 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत जैव प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर है तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3रे स्थान पर है। तीसरा है अंतर्विषयक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। जीनोमिक डेटा कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करके अंतर्विषयक अनुसंधान को उत्प्रेरित कर सकता है। और आखिरी है स्वास्थ्य देखभाल रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक। जीनोमिक डेटा mRNA टीके विकसित करने, प्रोटीन निर्माण और आनुवंशिक विकार उपचार आदि में प्रगति को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो सकता है। खबर के अंत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह प्रोजेक्ट जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भारत की विविध जनसंख्या में आनुवंशिक विविधताओं की सूची तैयार करना है। जीनोम DNA से बना होता है और DNA के भीतर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे चाड की, जिसकी राजधानी है एनजामेना। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति भवन परिसर में हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तर मध्य अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी केंद्रीय स्थिति और शुष्क जलवायु के कारण इसे अक्सर डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यह उत्तर में लीबिया से, पूर्व में सूडान से, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य से, दक्षिण पश्चिम में कैमरून व नाइजीरिया से तथा पश्चिम में नाइजर से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ साल भर अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम होता है। इसकी प्रमुख नदियां चारी, लोगोने हैं और इसके प्रमुख खनिज संसाधन तेल, सोना, यूरेनियम, नेट्रॉन आदि हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघवाद में दिए गए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वीर विवाहों को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और इस विषय को विधायिका पर छोड़ दिया था। केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान में नामांकन हेतु नए आवेदकों के लिए किसान ID प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। PM किसान योजना सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करती है। दिसंबर में ई-वे बिल 2 वर्षों में दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। यह आपूर्ति श्रृंखला में सुधार को दर्शाता है। ई-वे बिल राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए अनिवार्य होते हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एनीमिया फोन तकनीक को ICMR को हस्तांतरित कर दिया गया है। इससे आयरन की कमी का तेजी एवं सटीकता के साथ लागत प्रभावी आकलन करने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने दावा किया है कि DALH के फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड्स वैश्विक मानकों की तुलना में बेहतर हैं। यह दोहरे इंजन वाला विमान है। यह HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर है। वैज्ञानिकों ने संधारणीय व दक्ष नैनो उत्प्रेरक विकसित किए हैं। इनका उपयोग पर्यावरण सुधार, नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स और सरफेस एनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी SERS में किया जा सकता है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP ने एम्पावर बिज सपनों की उड़ान लॉन्च की है। WEP को 2018 में नीति आयोग में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में इंक्यूबेट किया गया था। 2022 में यह सार्वजनिक निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।